नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे बिहार के चुनावी घमासान की, जो अब व्यक्तिगत हो चली है। प्रचार के दौरान व्यक्तिगत हमलों की ऐसी बाढ़ आ गई है कि बात बेटे बेटियों और नेताओं के परिवार तक पहुंच गई है। दरअसल चुनावी पिच पर मुश्किल लड़ाई लड़ रहे सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव पर तल्ख बयान दिया है। नीतीश ने बिना नाम लिए कहा, कुछ लोगों को बेटियों पर भरोसा ही नहीं है और बेटों के चक्कर में 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर लेते हैं। नीतीश के इस बयान पर बिहार में सियासी घमासान मच गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने नीतीश पर करारा हमला किया है। तेजस्वी तो यहां तक कह गए, क्या नीतीश 6 भाई बहन वाले पीएम मोदी को निशाना बना रहे हैं? यानी व्यक्तिगत छींटाकशी में बात अब नेताओं के घर परिवार तक पहुंच गई है। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, बिहार की लड़ाई बेटे बेटियों पर क्यों आई? इसी पर होगी राष्ट्र की बात में बहस। लेकिन पहले जरा सुन लीजिए नीतीश का वो बयान जिससे ये सारा सियासी बवाल शुरू हुआ है। किसी को चिंता है 8-8, 9-9 बच्चा बच्ची पैदा करता है, क्या मालूम है किसी को? बेटी पर भरोसा ही नहीं, कई बेटियां हो गई तब बेटा हुआ। और आप सोच लो कैसा बिहार बनाना चाहते हैं, ऐसा ही बिहार बनाना चाहते हैं। अगर यही लोगों का आदर्श है तो समझ लीजिए बिहार का क्या बुरा हाल होगा। कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, सब का सब बर्बाद हो जाएगा। हम लोगों के यहाँ लोगों को यही कहा जाता रहा है शुरू से कि भाई सेवा करिए, सेवा करिए। और कुछ लोगों को सिखा है कि मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, मेवा चाहिए, माल चाहिए, और कुछ लोग इसी चक्कर में। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा, हमारे बहाने जो हैं नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी जी को निशाना बना रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी 6-7 भाई बहन हैं। पहली बात, हमारे बहाने नरेंद्र मोदी जी को निशाना बनाया जा रहा है और हमने तो बोला है कि उनका जो भी बोला हुआ वक्तव्य है वो हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में है। भाषा को का संयम रखना जरूरी है। आप एक व्यक्ति विशेष का, चिराग पासवान से आपको परेशानी है क्यों? क्योंकि चिराग पासवान जांच की बात करते हैं, मुख्यमंत्री को जेल भिजवाने की बात करते हैं, उससे परेशान आप इतना हो जाते हैं, उससे परेशानी आपकी इतनी बढ़ जाती है कि आप प्रधानमंत्री के अपमान तक आप करने लग जाते हैं। आप भाषा की मर्यादा को भूल जाते हैं अपनी परेशानी, अपनी बौखलाहट में। तो बार बार नीतीश आपा क्यों खो रहे हैं? उनकी चुनावी सभाओं में बार बार आप देख रहे होंगे नीतीश बाबू बौखला क्यों रहे हैं? और ये व्यक्तिगत बयान, परिवार पर बयान लालू यादव के क्यों दे रहे हैं? राष्ट्र की बात में आज इसी पर बहस करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से के शर्मा आ गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आप उनको। आप नवल किशोर को देख पा रहे हैं आरजेडी से। अभिषेक झा हैं जेडीयू से और आनंद माधव कांग्रेस से। आप सभी का स्वागत। के शर्मा, पहले आप ही से शुरू कर रहा हूं। कुर्सी हिल रही है क्या नीतीश कुमार की? के शर्मा, जो बौखलाहट में बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, क्यों बौखला रहे हैं? क्यों परिवारों पर व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं? के शर्मा, नीतीश जी। मानक जी, यदि आपको लगता है कि कुर्सी हिल रही है तो आप इस बात की घोषणा कर दीजिए, अपने चैनल में चला दीजिए। नहीं, घोषणा थोड़े है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, वहाँ यदि आपने प्रश्न ही ऐसा उठाया, अभी तो चुनाव चल रहा है मानक जी। चुनाव कल पहला चरण होने वाला है और पहले चरण का चुनाव वोटिंग होने वाला है, तो उसके अभी होने दीजिए। हाव भाव से पता लगता है ना के शर्मा, नेताओं के हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है, उनकी भाषा से, कि उनके मन में क्या चल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं नीतीश बाबू को यह महसूस हो रहा है कुर्सी हिल रही है, इसीलिए उनके मुंह से ऐसे बयान निकल रहे हैं? देखिए, हाव भाव की यदि आप चर्चा करेंगे तो मैं 2-4 बातों का और जिक्र आपसे कर। यही लालू यादव जी थे, ये आपको याद होगा जब 2017 में चुनाव हो रहा था यूपी के अंदर, और उसके पहले 2014 का चुनाव आपको याद दिला देता हूं, जब वहां मोदी जी की रैली में बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटते थे, तो यही लालू यादव कहते थे कि ये सब तो सब वो है, किराए के लोग हैं और हम तो उड़ती हुई चिड़िया के को हल्दी लगा देते हैं। तो और वो ज्योतिषी का भी ज्ञान देकर बताते थे कि मैं कह सकता हूँ कि ये कभी बनेंगे नहीं प्रधानमंत्री। फिर वो बॉडी लैंग्वेज भी गिना देते थे। तो सुनिए ना, एक काम करिए ना, सीधे बयान पे आइए ना। क्या नीतीश कुमार ने जो कहा सही कहा क्या?
इतना तो कह सकते हैं ना, आप सही कहा गलत कहा, आप उससे इत्तेफाक रखते हैं नहीं रखते हैं। लालू यादव ने कितने बच्चे पैदा किए, इसका चुनाव से क्या कोई वाकई लेना देना है? देखिए, ये एक बहुत बृहद और विमर्श का विषय होगा मानक जी। एक बयान के ऊपर पे फिर मत जाइए, फिर आपको तमाम बयानों का जिक्र करना पड़ेगा, जिन बयानों का जिक्र कभी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए जितने शब्द बोले हैं और जिस स्तर के शब्द बोले हैं। और केवल यही नहीं, इस चुनाव में भी तेजस्वी यादव जिस ढंग से जो है नीतीश कुमार को लगातार जो है, इनके पिता की उम्र के नीतीश कुमार जी हैं, उनको जिन शब्दावली का प्रयोग करते, तो ऐसे यदि आप जाएंगे, एक सेलेक्टिव बयान से मत आप जिक्र कीजिए। आपको यदि ये करना है तो इसका विश्लेषण आप पूरे तौर पर, और ये बात बिल्कुल सच है, मैं मानने को तैयार हूं कि बहुत से चुनाव में बार बार देखने को मिला है कि शब्दों की बहुत सी सीमाएं लोग कई बार जो है उसकी विषय चेंज हो जाते हैं, और बहुत कुछ बोला जाना चाहिए, बहुत कुछ नहीं बोला जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो सब चुनाव के भाषणों में आते हैं। अच्छा ठीक है, तो मैं ये समझ सब गया। चीजें हैं, मैं समझ गया नहीं, मैं के शर्मा, मैं समझ गया। दरअसल ये बयान नीतीश कुमार ने दिया है, इसीलिए आप इसकी बहस में ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते। अभिषेक झा के पास जाता हूं, शायद अभिषेक अपने नेता नीतीश कुमार के बयान पर खुलकर कुछ कहना चाहेंगे। बताइए अभिषेक झा, क्या इस बयान का कि आपके विरोधियों ने कितने बच्चे पैदा किए थे, ये चुनाव का मुद्दा है क्या? क्यों बोल रहे हैं नीतीश जी ऐसे? सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि तब से लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी अपनी चुनावी सभा में बौखला जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपने देखा है लगातार जब भी कोई न्यूसेस भी क्रिएट करने की कोशिश करता है उनकी चुनावी सभा में इंटेंशनली नीतीश कुमार जी बड़े आते हैं, डांटते हैं और कहते भी हैं कि भाई जिसका जिंदाबाद तुम कर रहे हो उसकी सभा में तुम चले जाओ। और दूसरी बात, जब ये परिवार की चर्चा होती है तो परिवारवाद के दो जनक कह लीजिए या परिवारवाद के दो प्रतीक कह लीजिए, उन दोनों का ही बयान आप सुना रहे थे। तेजस्वी यादव जी का बयान आपने सुनाया और चिराग पासवान जी का बयान, इन दोनों का बयान आप सुना रहे हैं। परिवार की ही तो ऊपर है ये लोग, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इस बात को जरूर दर्शाया है बिहार में कि किसके लिए परिवार प्रायोरिटी और किसके लिए बिहार प्रायोरिटी है। और लालू यादव जी के परिवार के बारे में अगर कहा जाए तो अगर इंस्टेंसेस की हम चर्चा करना शुरू करें तो शायद ये डिबेट भी उसके लिए कम पड़ जाएगी। आपने शुरू से देखा है कि जब उनकी बेटियों की शादी होती थी तब बिहार में कैसा वातावरण रहता था। इनके जो दोनों बेटे हैं, अरे अगर लालू जी अभी जेल में नहीं होते, जेल के बाहर होते और आरजेडी का सचमुच सदैव प्रतिनिधित्व कर रहे होते तो कौन तेज, कौन तेजस्वी, कौन तेज प्रताप, कौन बड़का, कौन छोटा, बिहार की जनता ये तक ठीक से नहीं जान पाती। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार की जनता को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज हमेशा ही दिया है कि कुछ लोग अपने परिवार के पीछे ही दीवाने रहते हैं। नहीं, आप दो चीजों को मिला रहे हैं। आपने आप शब्दों में घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। परिवारवाद का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपने कितने बच्चे पैदा किए, माफ करिएगा। परिवारवाद कुछ और होता है, आप भी जानते हैं अभिषेक झा। परिवारवाद की भाषा पे बहस करिएगा आप। मैं तो आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं, आप कहते हैं कि लालू यादव ने जंगल राज चलाया, आप कहते हैं लालू यादव ने बिहार को 50 साल पीछे ले गए। क्या 8-9 बच्चे पैदा किए बेटे के लिए, बेटियां पैदा करते रहे जब तक बेटा नहीं हुआ? क्या वो ये कहना चाह रहे हैं क्या कि पिछड़ी मानसिकता के थे लालू यादव? इतना तो कहिए खुल के, क्यों दिया ऐसा बयान? नहीं, लालू यादव जी अपने परिवार को कितना बढ़ावा देते हैं, उसके लिए कितने फोकस्ड हैं, यह सिर्फ मेरे बयान से साबित नहीं होता है। विगत इतने वर्षों के जो उनका राजनीतिक करियर रहा है, सामाजिक जीवन रहा है, उसमें यह बात साफ दिखती है। नीतीश कुमार जी ने अगर किसी के बारे में तो नाम नहीं लिया और दूसरी बात अगर चर्चा भी की है तो सीधे शब्दों में यही समझाने की कोशिश की है कि पिछड़े मानसिकता के ये लोग जो बिहार की सत्ता पर काबिज होने का एक अधूरा स्वप्न देख रहे हैं, इनके लिए परिवार ही प्रायोरिटी है, इनके लिए परिवार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। उसी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यह भी था कि जब लालू जी को जेल जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी पत्नी को राजगद्दी पर बिठा दिया। माफ करिएगा, किसी को बुरा ना लगे, लेकिन हम इंप्रेशन से वो अपना दस्तखत कर सकती थी, ये स्थिति थी बिहार की, और बिहार को इतने बड़े दुर्भाग्य में उन्होंने भेज दिया। तो परिवार जिनके लिए इतना इम्पोर्टेंट है, अभिषेक, अगर ज्यादा बच्चे पैदा करने से, मैंने तो आपको पिछड़ी मानसिकता का एक उदाहरण दिया था, अगर ज्यादा बच्चे पैदा करने से पिछड़ी मानसिकता का एक उदाहरण मिलता है, तो इस तरह से आपकी पार्टी में, आपकी सहयोगी पार्टी बीजेपी में या देश में और जितनी भी पार्टियां हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं के सारे बच्चे गिन लिए जाएं
और उससे पता लग जाए कौन कितनी पिछड़ी मानसिकता का है। क्यों? कितने नेताओं के बच्चों का कुकृत्य या उनको लेकर इस तरह की घटनाएं आपने सुनी है आज तक पूरे देश में? मानव चाहिए, आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जरा आप बताएं। नहीं, यहाँ कुकृत्य की बात नहीं हो रही है। नीतीश कुमार ने कोई कुकृत्य नहीं गिनाया है। उन्होंने तो सिर्फ ये कहा 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर लेते हैं। उन्होंने तो ये कहा सीधे सीधे बेटे के लिए। चर्चा उनकी होती है तो मीसा भारती जी की शादी की, रोहिणी आचार्य जी की शादी की चर्चा होती है। इस तरह की घटनाएं जो बिहार को शर्मसार करती थी कि दिन दहाड़े 50-50 नई गाड़ियां शोरूम से निकाल ली जाती थी, नए फर्नीचर उनके मामा बंधु के लोग उठा लिया करते थे, या उनकी जो सिपह सलाहकार थे वे लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं, अब आप खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, आप खुद को ही काट रहे हैं। भाई एक तरफ कहते हैं कि बेटे चाहिए, बेटियां नहीं चाहिए, फिर कह रहे हैं कि देखिए बेटियां की उनकी शादी में कितनी धूम धड़ाका किया। आप क्या कह रहे हैं? नहीं, धूम धड़ाका नहीं किया। धूम धड़ाका कुछ और होता है मानव जी। आप अपने जेब से पैसा खर्चा करके कर रहे हो तो एक बात है, बिहार की आम जनता को नवल किशोर, अगर आप अपनी बेटियों की शादी धूमधाम से करना चाहते हैं तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नवल किशोर, बुलंदी और बड़ी मजबूती के साथ मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, बिहार की जनता इसकी गवाह रही है, तो मेरे कह देने से ये नहीं हो जाएगा। नवल किशोर, नीतीश बाबू ने ऐसा बयान क्यों दिया है और आपका जवाब क्या है इस पर? कई दिनों से देखा जा रहा है कि रूप से मनोवैज्ञानिक रूप से असंतुलित हो गए हैं। लगता है कि उनके पास अपने 15 साल में किए गए कार्यों का कोई वर्णन करने का उद्देश्य उनके पास आधार नहीं है। यही कारण है कि वो बार बार इस तरह के हमले कर रहे हैं। और मुझे तो बहुत ही आश्चर्य लगता है कि जिस लालू जी के साथ उन्होंने राजनीति की शुरुआत की और करीब 25 साल तक साथ में रहे, उनके एक एक सदस्य को वो जानते हैं, घरेलू संबंध है, उस पर इतना घटिया और ओछी टिप्पणी कैसे कर दिए? ये उनके मानसिक दिवालियेपन का भी संकेत है। क्या 15 साल के बाद अगर किसी का शासन जाता है तो मानसिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से इतना परेशान हो सकता है? और अगर बात कही जाए राजनीति की और चुनाव की तो उनके पास मुद्दे हैं। बात करें बेरोजगारी पे, बात करें पलायन पे, विद्यार्थियों के मजदूरों पे, बात करें कि वो क्यों नहीं निवेश ला सके। उन्होंने खुद बोला कि हम 15 साल में तो 6 लाख की नौकरी दे पाए हैं, कोई रोजगार कोई उद्योग नहीं लगा पाए हैं। और उस वैसे में मोदी जी जो उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं वो 2015 में ही कर चुके हैं कि 33 घोटाले कर चुके हैं। उसके बाद सृजन हुआ, मुजफ्फरपुर रेप केस हुआ जिसमें 34 बच्चियों के साथ ऐसा घिनौनी घटना हुई जिसके वो खुद संरक्षक रहे हैं। मुख्यमंत्री ही नहीं, वो गृह मंत्री भी रहे हैं। उनको तो माफी शर्म आनी चाहिए और वो कह भी चुके हैं। वो कैसे आज के डेट में महिला की बात करते हैं और उसी महिला को टिकट देते हैं जो उस आरोपित है, उसके पिता उसके हस्बैंड आरोपित है और मूछ वाले फोन वाले से संबंधित बताए जाते हैं। जो ब्रजेश ठाकुर है वो इनके साथ में गठबंधन में चुनाव लड़ चुका है 2000 में। ये पूरी की पूरी बात यह तय करती है कि इनकी शासन जाने वाली है और मुद्दे पे कोई बात नहीं कर सकते। यही कारण है कि इस तरह का पता बयान देते हैं। नहीं तो जो बात वो कर रहे हैं वो देश स्तर पे उस बात को समझना चाहेगा तो कोई कहेगा कि ये तो गिरिराज सिंह से क्यों ले रहे हैं। इस तरह का बात तो वही करते हैं कि किसके कितने बच्चे और बच्चियां हैं। आप काउंट कर लीजिए भाजपा में, देश में, कि क्या एक ही व्यक्ति एक ही परिवार में उतने बच्चे बच्चियां हैं या कहीं और भी है। तो इनको और भी शर्म आएगा कि इस तरह का बात उन्होंने कैसे किया। जिस समाज में परिवार को एक पवित्र संस्था माना जाता है उस पर इन्होंने ऐसा टिप्पणी किया। घनघोर संसार के हिस्सेदार है नवल किशोर, आप भी जानते हैं आज के जमाने में वाकई 8-9 बच्चे का चलन नहीं है। आप भी जानते हैं जब इतने दशकों से हमारे यहाँ परिवार नियोजन के इतने बड़े बड़े आंदोलन मुहिम चल रही। सुनिए मेरी बात तो सुनिए। मैं कह रहा हूं कम से कम आज तेजस्वी आपके नेता हैं, कम से कम ये तो कहें खुलकर, ये तो कहें कि ये नई आरजेडी है, ये तेजस्वी यादव की आरजेडी है। जो हो गया वो हो गया। अब ये नई सोच के साथ ये आरजेडी आगे बढ़ेगी। ये 8-9 बच्चों वाली आरजेडी नहीं है। इतना तो कहिए, इतना तो मानिए कि उस समय होता था, तब चलन होगा। वो पिछड़ी सोच, पिछड़ी मानसिकता थी। देखिए वो सारा चीज पब्लिक डोमेन में है और यही सबसे बड़ी उनकी घबराहट है। उनको लगता है कि ये राइजिंग पॉपुलैरिटी तेजस्वी यादव का है जो कि जमीन पे दिख रहा है और सभा में दिख रहा है, वही उनके घबराहट की कारण है।
और उनको लगता है कि उनका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस तरह इस अस्तर को रोज गिराते हैं। देखिए उनके भाषाई मर्यादा तो रोज एक नए निम्नतम पैमाने पर जाती है। यही दर्शाता है कि वो राजनीति में उनसे कंपेयर तुलना नहीं कर सकते। लेकिन देखिए बात कर रहे हैं आनंद माधव, तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं नए युवाओं की, युवाओं की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, नए दिशा में नए रोजगार की बात कर रहे हैं, और आप कहते हैं वो बात नहीं कहे। पूरे पार्टी का ढांचा आप देख लीजिए। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तेजस्वी ने तो ये कहा कि मैं कुछ नहीं बोलूंगा नीतीश जी के खिलाफ, वो कुछ भी कहें, चाचा है मेरे। लेकिन आनंद माधव की तो चुनाव है, चुनाव में तो ऐसा होता है। कांग्रेस के तमाम नेताओं के बयान पिछले चुनावों के उठा के देख लीजिए, बाकी पार्टियों के देख लीजिए, चुनाव में तो इस तरह से होता ही है। अक्सर जुबान फिसल जाती है या आदमी या फिर जो भी नेत्री है वो लक्ष्मण रेखा पार कर जाते हैं। आनंद माधव, सही कह रहा हूं ना मैं? देखिए मानक जी, मैं अभी की बात करना चाहूंगा। हाँ मानक जी, मेरी बात सुन लीजिए भाई, आप लोग 2 मिनट। मैं चुपचाप सुन रहा था आप लोगों को। सबसे पहले तो मानक जी धन्यवाद आपको मुझे मौका देने के लिए। मानक जी, मैं एक यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि बड़ी अच्छी बात है और बहुत खुशी भी सुन के कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को महिलाओं की चिंता हुई, जिनके राज्य में मात्र 14 साल में 175% महिलाओं के हिंसा में वृद्धि हुई है, महिलाओं के खिलाफ अपराध में वृद्धि हुई 175%। और अभी जो है महिलाओं के अपराध में यहाँ पे 1,70,000 केसेस जो हैं इन 14 साल में महिलाओं के खिलाफ अपराध में जो है वो दर्ज किए गए हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि इनके खिलाफ जो सुनवाई हुई है, इनमें मात्र 16% की सुनवाई हुई है। महिलाओं के जो शुभचिंतक हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बन रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बेटे की चाहत में बेटियों की, ये बेटियों की चाहत में, ये बेटे की चाहत में बेटियों की कतार लगा दी, तो इनको ये भी देखना चाहिए कि वो जो खड़े हैं आज महिलाओं के हितैषी बन के, वो कहाँ खड़े हैं और किस स्तर पे खड़े हैं। अगर वो महिलाओं के बारे में ज़रा सोचते तो ये मुजफ्फरपुर शेल्टर होम नहीं होता, उन्हीं के राज में हुआ। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आज उनके जो दोषी हैं, आरोपी हैं, उनके साथ वो खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो ये उनकी, मैं ये कहूँगा कि ये उनके मानसिक दिवालियापन का एक नमूना हम लोगों के सामने में आया है, क्योंकि सचमुच वो अंदर से घबरा गए हैं, उनकी धरती खिसक गई है। और एक नहीं, सबसे बड़ी मुश्किल बात ये मानक जी, शराबबंदी है क्या, इसका जवाब देंगे आप? क्या बिहार में शराबबंदी है, आप मानते हैं? पहले आप इस बात का जवाब दे दीजिए, शराबबंदी है क्या? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, महिलाएं उनकी शराबबंदी से काफी खुश थी पिछले चुनाव से और उनको बड़ी संख्या में वोट दिया था। महिलाएं शराबबंदी के कारण वोट दी थी, लेकिन इसका जवाब चाहिए कि शराबबंदी है क्या? क्या इसका जवाब आप दे पाएंगे? नहीं है आपके पास जवाब इसका, क्योंकि शराबबंदी है ही नहीं। और महिलाओं के जो ये शुभचिंतक बनते हैं, जो सच्चाई ये है कि नीतीश जी के साथ थोड़ी सिंपैथी भी हमारी है, क्योंकि वो कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। वो बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं, वो हमारे महागठबंधन के साथ लड़ रहे हैं, वो चिराग जी के साथ लड़ रहे हैं, वो किस किस से हर जगह लड़ रहे हैं, और शायद उनके घर में भी कुछ हो। तो इस तरह से वो बेचारे कई फ्रंट पे लड़ रहे हैं। इसलिए मैं ये समझ सकता हूँ कि वो किस दबाव में आके उन्होंने इस वाक्य को कहा है। तो इसीलिए हमको लगता है कि उनको थोड़ा समझना चाहिए। और अब हाँ, के शर्मा देख लीजिए, हर कोई यही कह रहा है, नीतीश बाबू को आपने भी अकेला छोड़ दिया है। नीतीश बाबू चारों तरफ से घिर गए हैं, हर तरफ से दुश्मन तो घेर ही रहे हैं उनको, अपनों ने भी घेर लिया। चिराग पासवान कह रहे हैं जेल भिजवा दूंगा। बीजेपी देखिए अपने पोस्टर पे उनका फोटो नहीं लगा रही है, और आप भी देखिए खुल के उनका बचाव नहीं कर रहे हैं उनके तमाम बयानों के लिए। नहीं, बचाव का इसी देखिए, मैंने तो बहुत स्पष्टता से कह दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस यदि ये बात कहती है तो बहुत आश्चर्य होता है। और कम से कम कांग्रेस यदि महिलाओं का उसकी रक्षा की बात करती है तो बड़ा दुख होता है। आनंद माधव जी को बिहार में अभी उन्होंने बहुत सारी संख्या गिना दी, लेकिन उनकी आंख राजस्थान में बंद हो जाती है। जो पूरे देश में सीबीआई की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा बलात्कार की घटनाएं जिस राजस्थान में हो रही है। होशियारपुर का अभी आपने घटना देखा, क्या हालात है वहां पर। अभी आपने देखा देवरिया में इनके यहाँ एक बलात्कारी को इन्होंने टिकट दिया और किस तरह से अपनी महिला कार्यकर्ता को इन्होंने पीट डाला। और पुराना इतिहास यदि गिना तो इनको तो भौरी देवी से लेके नैना साहनी हत्याकांड तक किस ढंग से इनके नेताओं ने महिलाओं को काट के भट्टे पे भून के जो है भून दिया। तो ये आदि आनंद माधव जी यदि आज महिलाओं की बात करते हैं तो बहुत शर्म आती है मुझे क्या, इनको भी आनी चाहिए, क्योंकि इनको लगना चाहिए, क्योंकि इनकी दो जो नेत्री हैं वो दोनों महिलाएं हैं।
जो कितनी सेलेक्टिव है महिला उत्पीड़न को लेके, इसको समझा जा सकता है। तो इसलिए कांग्रेस कम से कम इस तरह की भाषा शैली का उपयोग इस तरह के विषय नहीं। थोड़ा आपके जो शासित राज्य हैं उनको भी चुप रहिए, आप चुप रहिए। आनंद माधव जी, आप वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आनंद माधव जी बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं, अब आपको जो है चोट नहीं लगी। नहीं शर्मा जी, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ, आप जो कांग्रेस को आरोप लगा रहे हैं, अपना उत्तर प्रदेश झांक के देख लीजिए ना, वहाँ क्या स्थिति है। आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, मैं आपको ये कह रहा हूँ। मैंने आपकी पूरी बात सुनी थी बगैर किसी डिस्टर्बेंस, तो थोड़ा शांति रख लीजिएगा। और रही बात आपके जो उसकी बात कह रहे हैं कि घेरने की, तो घेर तो आपकी स्थिति अपनी देखिए ना। आप यहाँ बिहार में किस नंबर पे खड़े, चौथे नंबर की भी पार्टी नहीं बन पा रहे हैं, और इसके पहले आप चौथे नंबर पर ही खड़े, और देश में भी आपकी पोजीशन यही है। तो इसलिए कम से कम आप ऐसी बात न करें, बाकी कोई और करे तो बात समझ में आती है। बाकी भी तो कर रहे हैं ना। अरे नवल किशोर बैठे हैं, वो कर रहे हैं। नवल किशोर भी तो बैठे हैं। मैं केवल एक बात कह के, क्योंकि आपका डिबेट का वो हो रहा है, मैं एक बात कह देता हूँ मानक जी, और बहुत ही उसके बहुत मर्म को समझ लीजिएगा। इसके बाद उसपे बहुत सी चर्चाएं हो सकती। देखिए, जब परिवार ही पार्टी बन जाएंगी ना इस देश के अंदर, तो फिर आप हर चीज को ये नैतिकता पे नहीं नाप पाए। आप परिवार को यदि अपनी पार्टी बना लेंगे, और यही हुआ है, सारा परिवार को ही अपनी पार्टी बना चुका है। ये कांग्रेस से लेके परिवार तो भारतीय परंपरा में बहुत ही पवित्र संस्था है। उसका उंगली उठाने का मतलब है कि आपके परिणाम चरित्र का दृष्टिपात होता है। देखिए, नवल किशोर जी को चोट लग गई, मेरी एक बात से चोट लग गई, जवाब नहीं दे पाएंगे। व्यक्ति परिवार के विषय में उंगली उठाता है, इसका मतलब है उससे भारतीय परंपरा से कोई रिश्ता नहीं है। उससे घटिया राजनीति कोई नहीं कर सकता है। आम लोग नहीं है, बीवी बेटा साला साली मामा मामी और सब कुछ है इनके, केवल इनके जो है आम आदमी इनके जो है पार्टी में कोई हिस्सेदार नहीं। ये हालत है इनकी, ये हालत है इनकी। और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति को मानक जी कम से कम, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही आप जानते हैं उसको बहुत ही निष्पक्ष होना पड़ेगा। के अलावा कुछ अपना पहचान नहीं है। यही स्थिति इनके पास है। ये बात छोड़ दें, यदि आप पार्टी को अपना परिवार की जागीर बना लेंगे आप लोग, तो ये सब चीजें सुनने के लिए तैयार नहीं। ओके, मेरे पास टाइम भी क्योंकि खत्म हो रहा है। अभिषेक झा, क्लोजिंग कमेंट मैं आपको दे रहा हूं। क्या नीतीश बाबू अकेले पड़ गए क्या? अभिषेक, उधर महागठबंधन है, इधर एलजेपी है, और बीजेपी भी खुल के नहीं आ रही है। जैसा मैंने पहले बताया, बीजेपी अपनी बात कर रही है, जेडीयू की बात, नीतीश जी की बात नहीं कर रही। इसीलिए तो कहीं नहीं नीतीश बाबू अकेला फील कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। और अब कैसे खुलेगी बीजेपी कि आप लोगों को दिख पाएगा कि बीजेपी खुल चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हो, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हो, राष्ट्रीय नेतृत्व हो, प्रदेश का नेतृत्व हो, सबने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जी ही बिहार में एनडीए के चेहरा है। तो अब कंफ्यूजन फैलाने वाले लोग, पर नीतीश बाबू की फोटो क्यों नहीं है बीजेपी के पोस्टरों में, बैनरों में क्यों नहीं है? उसका सीधा एक्सप्लेनेशन है कि जेडीयू के पोस्टर और होर्डिंग्स लगती हैं, तो उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोटो नहीं होता है तो क्या हो गया। और तेजस्वी यादव जी के जो पोस्टर लगे हैं उसमें तो लालू जी की फोटो नहीं है, उसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की फोटो। चलिए ठीक है, अभी ठीक है, पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है। ठीक है, ओके, ऑल राइट। आज मेरे पास टाइम इतना ही है क्योंकि कल पहले चरण का मतदान है। अभी तो सिर्फ एक चरण का प्रचार हुआ है, अभी 2 चरण और बाकी हैं। उम्मीद यही है कम से कम प्रचार का, भाषा का स्तर और नहीं गिरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्र की बात में आज आने के लिए आप चारों का। के शर्मा, नवल किशोर, आनंद माधव, अभिषेक झा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी हैं। राष्ट्र की